नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में साहित्यिक निबंध एवं नाटक तथा एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम एकांकी के पाठों का जो एकांकी पाठ है उनका विवेचन कर रहे हैं। एकांकी संग्रह जो पुस्तक आपके उसमें से एकांकी पाठ 4 भोर का तारा जो है, भोर का तारा, उस एकांकी को हम पढ़ रहे हैं और एकांकीकार है इसके प्यारे विद्यार्थियों जगदीश चंद्र माथुर जी। पात्र परिचय के रूप में प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमने विगत वीडियो में भी पढ़ लिया है, फिर भी एक बार पुनः हम देख लेते हैं। शेखर है वो उज्जैनी का कवि है। माधव है वो गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है और शेखर का मित्र भी है। छाया है वो शेखर की प्रेयसी थी, पहले प्रेमिका थी, बाद में पत्नी है। और समय है वो लगभग 455 ईस्वी का है, सन 455 ईस्वी के आसपास का गुप्त साम्राज्य का यह ऐतिहासिक एकांकी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने पृष्ठ संख्या जो है 70 तक पढ़ ली है। 70 अब हम पढ़ लेंगे 70 से आगे, ठीक है। 70 से ऊपर का जो 2 पंक्तियाँ हमने पढ़ ली थी, तो 70 पृष्ठ से आगे हम पढ़ेंगे। अब 70 पृष्ठ से आगे, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले एक संवाद को मैं बता देता हूँ। शेखर बहुत खुश होता है कि वह जो प्यारे विद्यार्थियों एक ग्रंथ लिखता है, उसका नाम भोर का तारा, जो कि छाया से छुपा कर के वह लिखता है और फिर छाया को वह दिखाता है कि देखिए, आंखें खोल के देखिए, और वह दिखाता है उसको। तो फिर छाया कहती है, मैं प्रश्न संख्या 69 से थोड़ा सा संवाद ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ये नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम, यानी कोई इस ग्रंथ को कोई नष्ट न कर दे, इसे कोई चुरा न ले जाए। तो शेखर कहता है, हाँ 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 पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। छाया तेरे लिए आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं और तुम जानती हो। अब 70 पृष्ठ से देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि हम लोग कितने सुखी हैं और तुम जानती हो तुम कौन हो। तुम हो तक्षशिला के अधिपति देवदत्त की बहन, उज्जैनी के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का अधिपति और उज्जैनी का कवि। हाँ, क्यों छाया, सही है ना? तो छाया मंद स्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। छाया कहती है कि हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर मग्न अवस्था में, बहुत मगन अवस्था में बोलता है, प्रश्न अवस्था में, बहुत सुखी हैं हम बहुत सुखी हैं। और सहसा बाहर कोलाहल होता है, घोड़े की टापों की आवाज़। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य में खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है कि अचानक से उन्हें कोलाहल सुनाई देता है, एक स्वर सुनाई देता है, शोर सुनाई देता है, घोड़े की टाप, घोड़े की खुरों की आवाज़ सुनाई देती है। शेखर और छाया छिटक करके चैतन्य में खड़े हो जाते हैं वहाँ और द्वार पर आगे द्वार की ओर बढ़ता है। छाया कहते कौन है? सहसा माधव का प्रवेश होता है। थकित और श्रमित, शस्त्रों से सुसज्जित, पसीने से नहा रहा है, चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। अचानक से ही माधव का प्रवेश होता है। माधव जो राज्य कर्मचारी भी है और शेखर का मित्र है, वो प्रवेश करता है। बड़ा थका हुआ सा दिख रहा है, श्रमित है और शस्त्रों से सुसज्जित है, युद्ध से आया है, पसीने से नहा रहा है, चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। दोनों विस्मित स्वर में पूछते हैं, माधव। दोनों कौन? छाया और शेखर बड़े विस्मित स्वर से अचंभित होकर के पूछते हैं, माधव। शेखर कहता है, माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ शेखर, छाया, फिर उस कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, चारों तरफ उस कमरे को देखता है। मानो उस सुरम में घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो, ऐसा लगता है जैसे उस सुरम में सुंदर घोंसले को नष्ट करने का भय उसको सता रहा हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, क्या बोलता है? मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। छाया कहते भीख मांगने तक्षशिला में। तो शेखर कहता तक्षशिला से? माधव क्या बात है, क्या तक्षशिला से क्या भीख मांग रहे हो? माधव क्या बात है?
तो माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु जो जो बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके स्वर में भावुकता आती आती है। हाँ, क्या कहता है? हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ, यहाँ तक कैसे आ गया ये मैं नहीं जानता। हाँ, ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी, कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में और हमें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर कहता है कि गुप्त साम्राज्य में संकट में है, गुप्त साम्राज्य संकट में है, क्या कह रहे हो माधव? तो माधव कहता है संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी माने गंभीरता के साथ, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हूणों का सरदार तोरमान, हूणों का सरदार है, हूणों का सरदार तोरमान जो कि आक्रमण करने आया है गुप्त साम्राज्य पर। तो इन हूणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर चढ़ आया है। छाया भयाक्रांत होकर के, बहुत डर करके, तोरमान आया है। माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, उसने अमी राज्य को भी नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला के पैरों तले रौंद रही है, उसकी सेना तक्षशिला के पैरों तले रौंद रही है, कुचली जा रही है। छाया कहती है, सहसा माधव के पास जाकर, निकट जाकर भय से कातुर होकर उसकी भुजा पकड़ती हुई, तक्षशिला, क्या तक्षशिला को रौंदा जा रहा है, ये कहना चाहती है। माधव उसी स्वर में, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। माधव कहता है सारा पंचनद, जो पंजाब आदि का क्षेत्र है उस समय का, तो यहाँ पर अभी जो है उसको पंचनद कहा है, 5 नदियाँ जहाँ, आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, वह हूण सरदार गांव को जला रहा है। तो एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, वह हत्या करवा रहा है, लोगों को मार रहा है, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा, शीघ्र ही आर्यावर्त है वो हाहाकार से गूंजने लगेगा, सबको मार रहे हैं। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ, सम्राट स्कंदगुप्त की, देश की इस संकट में मदद करो तुम इस संकट में, सम्राट स्कंदगुप्त की, इस देश की इस संकट में मदद करो। बहुत भारी कोलाहल है। शेखर और छाया जड़वत खड़े, कुछ नहीं कर पा रहे, स्थिर से खड़े हो गए हैं। अब क्या करें? देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे में स्वर का प्रभाव है, तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो, तुम कवि हो, है ना? तो तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्मा को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, चेहरे पर भावों का आवेग आ रहा है, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव में जाकर वह आग फैला दो, जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले ले। कि तुम जाओ और साम्राज्य के एक एक गांव के लोगों को तैयार करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसे उनको प्रेरित करो कि सब के सब है वो हाथ में हथियार ले, शस्त्र हाथ में ले ले और सम्राट की सहायता करे, रक्षा करे अपने देश की, सम्राट की। कुछ रुक कर शेखर के चेहरे की ओर देखता है, उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा है। उसकी माधव का चेहरा एकदम से अलग अलग रूपों में दिख रहा है, मुद्राएं बदल रहा है, भीषण उद्योग जैसे कर रहा हो, कोई प्रयास कर रहा हो। कवि, देश तुमसे बलिदान मांगता है, कवि तुमसे आज देश बलिदान मांगता है। ये बात कौन कह रहा है? माधव। छाया कहती है अत्यंत दर्द भरे स्वर में, माधव माधव। तो अत्यंत दर्द भरे करुण स्वर में छाया कहती है माधव माधव। तो माधव मुड़कर छाया की ओर कुछ देर देखता है, फिर थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ है, इसमें तो सहस्त्रों मिट गए और सहस्त्रों मिटना है। छाया, उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने किसने? उसके भाई ने, छाया के भाई देवदत्त ने, जो मंत्री है और वो इस युद्ध क्षेत्र में गया है। तो उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ है, इसमें तो सहस्त्रों हजारों मिट गए हैं और सहस्त्रों को मिटना है, हजारों को मिटना है। सहस्त्रों, ठीक है, सहस्त्रों नहीं होता है, सहस्त्रों होता है, ठीक है, सहस्त्रों। शेखर, मानो नींद से जगा हो। किसने कहा? शेखर ऐसे जैसे कोई नींद से जगा हो। किसने कहा?
माधव कहता आर्य देवदत्त ने अंतिम समय जब वह घायल हो गए, अंतिम समय देवदत्त ने कहा था, छाया जैसे बिजली गिरी हो, माधव माधव तो क्या भैया, डॉट डॉट यहाँ लिखा, क्या भैया अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वीर गति को प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार से छाया को, जैसे कोई छाया पर बिजली गिरी हो, इस प्रकार से बड़े दुख में माधव माधव तो क्या भैया नहीं रहे, ये कहना चाहती है। माधव कहता उन्होंने वीर गति पाई है छाया, उन्होंने वीर गति पाई है। और छाया पृथ्वी पर घुटनों के बल पर गिर जाती है और चेहरे को हाथों से ढक लिया है। जिस बीच में माधव कहे जा रहा है, शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते को सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुँचे। कौन? देवदत्त हूणों के निकट जा पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है और उनके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भेजा है। मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को, जो पाटलिपुत्र अब का पटना है अभी का, तो पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा है। और मैं आज ये संदेश देने के डॉट 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 है, कहना चाहता है कि मैं आज ये संदेश देने के लिए आया हूँ। सहसा रुक जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर जा पहुँचती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है, उसके चेहरे पर दृढ़ता और विजय का भाव है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ बढ़ाकर अपना जो ग्रंथ था भोर का तारा को उठाता है और उसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़न से प्रेम से देखता है। कुछ देर उस ग्रंथ को बड़े चाव से, बिछुड़ने से, प्रेम से देखता है और उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और आगे बढ़ कर के जो अंगीठी जल रही थी उस अंगीठी को देखता है, अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। कितनी मेहनत से उसने उस पुस्तक को लिखा, जो छाया और शेखर की प्रेम कहानी थी, प्रेम भावना से ओतप्रोत थी, लेकिन उसको अपने देश की खातिर अपने प्रेम का, व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान किया जा रहा है आज। तो उस धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। उस आवाज़ को सुन करके छाया अपना मुख ऊपर को करती है। कितना कष्ट हो रहा है छाया को कि आज इतनी सुंदर रचना इस प्रकार से देश की खातिर वो जलाई जा रही है। छाया उसे फाड़ता हुआ देखकर लेकिन शेखर उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उठती है, छाया गिर गिर करके पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है और फिर छाया की ओर दृष्टिपात करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है और कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है। वहाँ पर रंगमंच पर थोड़ी देर सुनाई देती है उसकी आवाज़ पैरों की। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया वो अत्यंत पीड़ा के पीड़ित स्वर में, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया, हे माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके शब्द सुन करके बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है और उससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जन समूह के गाने का स्वर पड़ता है और वहाँ जाकर शेखर उस जन समूह को प्रेरित करता है, गीत गाता है। और गीत क्या गाता है? अभे जाग जनता जनार्दन, अभे जाग जनता जनार्दन। ये शेखर गा रहा है और सुनाई दे रहा है उस खिड़की से कि अभे जाग जनता जनार्दन, कहाँ है भयंकर तरंगे, कहाँ सो रहा क्रुद्ध गर्जन, महोदधि तनिक तो उमड़ तू बुलाता तुझे मैं प्रभंजन। अभे जाग जनता जनार्दन, हे बिना डरे निर्डर जनता रूपी जनार्दन तुम जाग जाओ। वो भयानक तरंगे कहाँ है? वो युद्ध करने की जो ललक इच्छा, वो तरंगे कहाँ है? कहाँ वो जो गर्जन, जो युद्ध के लिए जो गर्जना करनी चाहिए, वो क्रुद्ध गर्जन कहाँ पर है? महोदधि यानी समुद्र, तनिक तो उमड़ तू, हे क्रोध के समुद्र तुम तनिक तो उमड़ जा। हे देशभक्ति के स्वर का भरा हुआ ये
समुद्र थोड़ा सा तो उमड़ जा, बुलाता तुझे मैं प्रभंजन, मैं आंधी तूफान से भरा हुआ, मैं क्रांति से भरा हुआ, मैं युद्ध के लिए आतुर, मैं उस शत्रुओं के प्रति, शत्रुओं का विरोध करने के आतुर, ऐसा आंधी तूफान खड़ा हूँ। अभय जाग जनता जनार्दन, हे अभय रूपी, अभय से युक्त जनता रूपी जनार्दन तुम जाग जाओ। शेखर का स्वर तीव्र होता है, तेज गति से बोलने लग जाता है। माधव खिड़की को बंद कर देता है, पुनः शांति है। उसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है। माधव कहता है, छाया मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, छाया मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर हो तो, शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। शेखर अब तक तो भोर का तारा था, लेकिन अब होगा वो प्रभात का सूर्य, तेजोमय होगा। और छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। तो इस प्रकार से एकांकी पूर्ण हुआ प्यारे विद्यार्थियों। इसको रंगमंच पर इस प्रकार से इसको अभिनीत किया जा सकता है। तो ये था एकांकी भोर का तारा, बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। इस पर एकांकी से बहुत प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और गद्यांश प्यारे विद्यार्थियों इसमें इस प्रकार से आएंगे, जो आपकी पुस्तक है इसमें ये नहीं दिए आएंगे, ध्यान रखना। आपके इसमें एकांकी से जो गद्यांश पूछेंगे तो उसमें आपके ये संवाद जो बोलते हैं वो नहीं आएंगे। वही जो बीच वाले हैं ना, जो संवाद बोले गए हैं वो आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इससे पता करना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो ये ध्यान करना। ये संवाद में ये जो पात्र जो बोल रहे हैं वो पात्रों के नाम नहीं आएंगे, सीधा संवाद ही आएगा, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा कठिन कार्य भी है, ये थोड़ा समझने की बात है इसमें। तो ये था आपका आज का पाठ भोर का तारा। तो आज ये पूर्ण हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जगदीश चंद्र माथुर जी का एकांकी भोर का तारा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एकांकी के पाठों के विवेचन के साथ, नए पाठ के या नए एकांकी को लेकर के। तब तक के लिए इसको आप ठीक प्रकार से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।